Welcome everyone. This is lecture 3 of income tax. लास्ट लेक्चर में हमने पर्सन की डेफिनेशन करी थी, याद है कुछ? हाँ जी, पर्सन की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 और इसमें 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स आते हैं, जिसमें वी हैव इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड ये सब आता है, एंड AJP में क्या आ जाएगा? जो इंस्टीट्यूशंस ऊपर वाली 4 कैटेगरीज में कवर नहीं होते, दे विल बी कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताया था मैंने आपको। अगर आप ये प्रूव कर दो कि आप इन 7 कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो आप पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, और जो इंस्टीट्यूशंस या जो इंडिविजुअल्स पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते, उनको इनकम टैक्स भी पे नहीं करना। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेफिनेशन। तो जो लोग भी इस डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट की जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रावधान हैं इनकम टैक्स एक्ट के, वो सब उन पर्सन्स के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज हम डेफिनेशन करते हैं एसएससी की। एसएससी कौन होता है? देखिए, हर पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या फिर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी अमाउंट, कोई भी सम ऑफ मनी जिस पर्सन को पे करना है, उस पर्सन को हम एसएससी कह देते हैं। अब पर्सन और एसएससी में डिफरेंस क्या है ये समझिए। पर्सन, एसएससी, आप एक इंडिविजुअल हैं, पर्सन में फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। आप एक इंडिविजुअल हैं, मेल या फिर फीमेल हैं, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है दैट इज 2,50,000। लेकिन अगर आपको स्लैब्स याद हो जो मैंने उस दिन करवाई थी, 2.5 लाख इज द एग्जेम्पशन लिमिट, 2,50,000 के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। तो अकॉर्डिंगली अगर आपकी इनकम 2,50,000 या इससे कम है, तो आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना। सिंस आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना, इसीलिए आप एसएससी नहीं है। आप पर्सन तो हैं, लेकिन क्योंकि आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एन एसएससी। तो एसएससी कौन है? हर वो पर्सन, पर्सन में कौन लोग आते हैं? 7 लोग, 7 कैटेगरीज। हर वो पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या इनकम टैक्स एक्ट के अंडर किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट पे करना है, वो पर्सन एसएससी बन जाएगा। और अगर उस पर्सन को किसी तरह का कोई अमाउंट इनकम टैक्स एक्ट के अंडर पे नहीं करना, तो वो पर्सन एसएससी नहीं कहलाता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड एसएससी। अगर इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से ऑडियो ऑन करके पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब समझ में आ रहा है? मैम एसएससी बताना दोबारा से, रिपीट करना मैम। बेटा, पर्सन और एसएससी में अभी मैं डिफरेंस समझा रही हूँ आपको। क्या है एसएससी का मीनिंग?
डिटेल में क्या है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए पर्सन्स आपके 7 कैटेगरीज के हैं, इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, एजेपी, ये सब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अगर इन कैटेगरी के लोगों को किसी तरह का टैक्स पे करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो वो बन जाएंगे एसएससी। और अगर इन पर्सन्स को कोई टैक्स पे नहीं करना अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो वो एसएससी नहीं रहेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो एसएससी कौन है अब करते हैं। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एसएससी मीन्स अ पर्सन। पर्सन मतलब क्या सिर्फ इंडिविजुअल, पर्सन मतलब वो 7 कैटेगरीज जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। मीन्स अ पर्सन बाय whom any टैक्स, जिसको टैक्स या फिर टैक्स के अलावा कोई और पैसा पे करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो बन जाएगा एसएससी। कौन कौन आएगा इसके अंडर? हर वो पर्सन जिसको टैक्स पे करना है, आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, आपको टैक्स पे करना बनता है। यस, देखिए स्लैब्स बताऊं अगर मैं आपको, 2,50,000 तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर इनकम 2,50,000 से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20% टैक्स पे करना है। और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स पे करना है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप पर्सन तो हैं, आप पर्सन तो हैं, लेकिन आप एसएससी नहीं है। एसएससी क्यों नहीं है आप? क्योंकि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, इसलिए आप एसएससी नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर हैं, उस केस में आप पर्सन भी हैं, और क्योंकि आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्स पे करना है, सो आप एसएससी भी हैं। नेक्स्ट, क्या सिर्फ टैक्स पे करना है वही पर्सन एसएससी होगा? नो। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्स के अलावा कुछ और पैसा जमा करना है तो भी आप एसएससी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने टैक्स लेट जमा किया, लेट जमा करने पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या फिर आपने इनकम टैक्स के किसी प्रावधान को फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको टैक्स के अलावा किसी तरह का कोई इंटरेस्ट, ब्याज या फिर किसी तरह की पेनल्टी, जुर्माना पे करना है, तो ऐसे पर्सन को भी आप एसएससी कहेंगे। थर्ड, इस एक्ट के अंडर, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर किसी तरह की कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही, अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर किसी तरह की कोई कार्यवाही चल रही है, आपने पिछले साल टैक्स पे करना था लेकिन आपने नहीं किया टैक्स पे, और इनकम टैक्स ने आपके ऊपर कार्यवाही करनी शुरू कर दी, तो ऐसे में भी आप एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, अगर आपके ऊपर कार्यवाही चल रही है लेकिन आपकी खुद की इनकम के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्सन की इनकम के लिए, ऐसे में भी आप एसएससी कहलाएंगे। इसमें एग्जाम्पल है बेटा, इसमें एग्जाम्पल देखिए, किसी और की इनकम के लिए आपके ऊपर कार्रवाई क्यों होगी भला? बताइए क्यों होगी? मान लीजिए कि आप मदर हैं या फिर फादर हैं एक ऐसे बच्चे के जिसकी उम्र
अभी 18 वर्ष से कम है, 18 साल से कम है, ऐसा बच्चा माइनर कहलाता है। जब तक बच्चा 18 साल से बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर अगर 18 साल से छोटा बच्चा अगर किसी तरह की कोई इनकम अर्न कर रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे एड्स में आ रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे टीवी सीरियल्स में आ रहे होते हैं, 18 साल से कम की उम्र है लेकिन इनकम तो अर्न कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोग बच्चों की जो इनकम है वो उनकी मदर या फादर की रिटर्न में आ जाती है। तो ऐसे में अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर किसी तरह की कोई कार्यवाही चल रही है लेकिन उसकी खुद की इनकम के लिए नहीं, किसी और की इनकम के लिए कार्यवाही चल रही है, तो ऐसे में ऐसा पर्सन भी एसएससी कहलाता है। नेक्स्ट, in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment for the loss sustained। पिछले 2 या 3 साल में आपके बिजनेस में लगातार लॉसेस हो रहे हैं। जब लॉसेस होते हैं तो आपको टैक्स पे करना होता है। लॉसेस के केस में आपकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती, आपको टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि जो टैक्स है वो आपकी इनकम या फिर आपके प्रॉफिट के ऊपर लगता है, आपके लॉसेस के ऊपर नहीं लगता। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट को शक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को शक है कि आप जानबूझकर लॉस दिखा रहे हैं, आप अपनी बुक्स में जानबूझकर लॉस दिखा रहे हैं ताकि आपको टैक्स पे ना करना पड़े। तो ऐसे में इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। तो जब किसी लॉस के चलते आपके ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई चले तो ऐसे में भी आप एसएससी की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। और अगर आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कोई रिफंड बनता है, रिफंड मतलब आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है और इनकम टैक्स एक्ट ने आपको आपका फालतू टैक्स वापस करना है, तो ऐसे में आपको रिफंड मिलना है। तो अगर कोई ऐसी कार्यवाही जिसमें कि आपको किसी तरह का रिफंड मिलना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो भी आप एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। सिंपल सी बात क्या है, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंडर किसी भी तरह का कोई पैसा लेना है या फिर कोई पैसा देना है, ऐसे में आप एसएससी की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या आता है, हर वो पर्सन जिसने टैक्स पे करना है, जिसने टैक्स के अलावा कुछ और अमाउंट पे करना है, जिसके ऊपर कार्यवाही चल रही है उसकी खुद की इनकम के लिए, जिसके ऊपर कार्यवाही चल रही है किसी और की इनकम के लिए, जिसके ऊपर कार्यवाही चल रही है लॉसेस के लिए, और जिसके ऊपर कार्यवाही चल रही है पैसा वापस लेने के लिए, वो सब आ जाते हैं एसएससी में। ये तो हो गया एसएससी का फर्स्ट पार्ट। और एसएससी में क्या आएगा, एसएससी में आएगा डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी कौन है, डीम्ड एसएससी वो पर्सन है जो कि खुद एसएससी नहीं है लेकिन किसी और की इनकम के लिए वो लायबल है, किसी और पर्सन की इनकम के लिए उसने टैक्स पे करना है, उसकी खुद की इनकम के लिए नहीं, किसी और की इनकम के लिए उसको टैक्स भरना है, उसको आप डीम्ड एसएससी कहते हैं। और एसएससी की डेफिनेशन में तीसरा पर्सन जो आता है दैट इज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट कौन है, ऐसा पर्सन जिसने जो उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कोई ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पूरी नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, एज एन एसएससी आपके ऊपर ड्यूटी है कि आप टाइमली टैक्स पे करो, आपके ऊपर ड्यूटी है कि कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी लगी है आप उसको पे करें,
लेकिन अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे तो ऐसे में आप हो जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट। जब आप कुछ गलती करते हैं तो आप हो जाते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट, और एसएससी इन डिफॉल्ट भी एसएससी की कैटेगरी में कवर हो जाता है। सो एसएससी की डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 2(7) में। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एसएससी की डेफिनेशन की, व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं। सो एसएससी की डेफिनेशन आपकी आती है अंडर सेक्शन 2(7), और यहाँ पे 3 चीजें हैं जिसमें कि द फर्स्ट थिंग इज एसएससी इंक्लूड्स वाला पॉइंट, सेकंड इज डीम्ड एसएससी, एंड थर्ड इज एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इंक्लूड्स में आपके 6 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट इज अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कोई टैक्स पे करना है, टैक्स के अलावा कोई अदर सम ऑफ मनी पे करना है, अदर सम ऑफ मनी में आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, इस तरह की चीजें आएंगी, या फिर अगर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कार्यवाही चल रही है, आपकी खुद की इनकम के लिए, या फिर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी और की इनकम के लिए। इसमें मैंने आपको माइनर का एग्जाम्पल बताया था। या फिर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं किसी लॉस के चलते, या फिर आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं क्योंकि आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी तरह का कोई रिफंड बनता है। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट डीम्ड एसएससी का आता है, जिसमें आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करते, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, बल्कि किसी और की इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं। आप हो जाएंगे डीम्ड एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अपनी किसी ड्यूटी को पूरा नहीं करते तो आप हो जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, और आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान एप्लीकेबल हो जाएंगे। These 3 things come under SSC. हाँ जी, इसके बाद हम बात करें, व्हाट्स द टाइम, 41, we have 10 minutes to go। वेरी क्विकली हम ये देख लेते हैं कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा असेसमेंट ईयर का एंड प्रीवियस ईयर का। The year in which income is earned is your previous year। जिस साल में आप इनकम कमाते हैं उस साल को आप प्रीवियस ईयर कहते हैं। पहले मोटी मोटी बात समझिए, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। एंड द ईयर in which income is put to tax is assessment year। एग्जाम्पल से करते हैं, फटाफट से समझ में आ जाएगा।
आपका साल है 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रहा है। 19-20 कब स्टार्ट होगा? 1 मार्च 2019 और खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। इस एक साल के बीच में आप जो भी इनकम्स अर्न करेंगे, उन इनकम्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स 2019-20 में नहीं भरना आपको, वो टैक्स आपको भरना है इन द ईयर 2021, इससे बिल्कुल अगले साल में। और इससे अगला साल कौन सा है? 2020-2021, जो कि कब स्टार्ट होगा? बिल्कुल इसके एक दिन बाद, 1/4/2020 और खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। तो जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स उसी साल में नहीं लगता, बल्कि उसके अगले साल में लगता है। और जिस साल में इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा उस साल को आप कहते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर बिल्कुल प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर जिसमें इस इनकम के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करके पे करना है, इज नोन एज असेसमेंट ईयर। हर साल ऐसा ही चलेगा। अगर प्रीवियस ईयर 18-19 है तो इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा 19-20 में। अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा 20-21 में। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है तो इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे 21, 22, 23 में। हमारे पास 8 मिनट रहते हैं, फटाफट से असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। असेसमेंट ईयर इज गिवन अंडर सेक्शन 2(9), 12 महीने का पीरियड जो कि हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, इज नोन एज असेसमेंट ईयर। हमारा अब का जो असेसमेंट ईयर है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज 2021, और असेसमेंट ईयर 2021 का प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। तो अभी हम इस साल जो पढ़ रहे हैं, आपकी बुक जो है दैट रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पूरी बुक में यही पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर सो एंड सो, असेसमेंट ईयर सो एंड सो। कंसेप्ट समझिए। और मोटा मोटा सा कंसेप्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम अर्न करते हैं वो असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स लगता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब हम बात करें अगर प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर क्या है? Previous year, income earned in a year is taxable in the next year. Income earned in a year is what? 1920 is taxable in the next year, that is 2021. This is assessment year and this is previous year. मोटी मोटी सी बात तो यही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो असेसमेंट जो प्रीवियस ईयर है वही आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है। समटाइम्स मैंने आपको क्या बोला कि जो प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा इन द असेसमेंट ईयर, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है। अगर आप 19-20 में इनकम अर्न कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसका टैक्स पे कब होना चाहिए? 20-21 में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें
19-20 में कमाई हुई इनकम के ऊपर 19-20 में ही टैक्स लग जाता है। दीज केसेस आर नोन एज एक्सेप्शंस। ये हैं आपके कुछ एक्सेप्शंस। कुछ केसेस हैं, 3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। वैसे हमेशा से क्या है, जनरल रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर इज नॉट इक्वल टू असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर is not equal to assessment year, next year is the assessment year। लेकिन कुछ 5 या 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। वो केसेस क्या हैं हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट।